नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस डिटेल्ड सेशन में हम एक बहुत ही बेहतरीन प्ले को डिस्कस करने वाले हैं जिसका कि नाम है द गुड पर्सन ऑफ शेजवान और इसको लिखा है यूरोपियन प्लेराइट जो कि जर्मनी से थे बेर्टोल्ट ब्रेस्ट ने। सबसे पहले थोड़ा सा ब्रेस्ट की लाइफ के बारे में जान लेते हैं क्योंकि हमें ये चीज उससे समझ आ पाएगी कि किस माइंडसेट से ये प्ले निकल कर आ रहा है। बेर्टोल्ट ब्रेस्ट का जन्म 10 फरवरी 1898 को आउसबर्ग जर्मनी में हुआ था। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और उनके फादर कैथोलिक थे और वो एक पेपर मिल के डायरेक्टर थे, जबकि उनकी मदर एक प्रोटेस्टेंट थी। उनकी मदर बहुत ही रिलीजियस और बुकिश थी और उन्होंने ये इंश्योर किया कि ब्रेस्ट अपनी अर्ली लाइफ में बाइबल जरूर पढ़े। इनफैक्ट 1914 में उनकी पहली राइटिंग का नाम भी दी बाइबल था। शुरुआत में ब्रेस्ट बिल्कुल अपने टाइम के टिपिकल जर्मन आर्टिस्ट जैसे थे, बहुत पेट्रियाटिक और अपने जार के लिए फुल रिस्पेक्ट रखने वाले। 1917 में उन्होंने म्यूनिक की ल्यूडविग मैक्सिमिलियन यूनिवर्सिटी में मेडिसिन और फिलॉसफी पढ़ना शुरू किया। लेकिन लाइफ हमेशा एक जैसी नहीं रहती, टाइम सबका बदलता है। उनकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने अपनी स्टडीज छोड़कर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक मिलिट्री हॉस्पिटल में मेडिकल ऑर्डरली की तरह सर्व करने के लिए बुलाया गया। वॉर के इस एक्सपीरियंस ने उन्हें पूरी तरीके से झंझोड़ कर रख दिया। उन्होंने इतना ब्लड और डिस्ट्रक्शन देखा कि उनका पैट्रियोटिज्म और रिलीजियस फेवर कंप्लीटली खत्म हो गया। उन्होंने ओपनली वॉर को क्रिटिसाइज करना शुरू किया। हॉस्पिटल में उनका काम था लोगों के वॉन्ट्स को ड्रेस करना, लिम्स एम्पुटेट करना और उन्हें किसी तरीके से ठीक कर देना ताकि वापस वो फ्रंट लाइन पर मरने के लिए जा सके। इस सेंसलेस वायलेंस और फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर को देखकर उन्हें एक गहरा डिसइल्यूजनमेंट हुआ। उन्हें समझ आने लगा कि इस वॉर में कोई हीरोइक्स नहीं है, सिर्फ ट्रेजेडी और ग्रीड है। इस ट्रेजेडी के बाद ब्रेस्ट उन बुर्जुआजी यानी मिडिल क्लास माइंडसेट से सख्त नफरत करने लगे जिसमें वो पैदा हुए थे। उन्हें लगने लगा कि इसी कैपिटलिस्ट और बुर्जुआजी यानी मिडिल क्लास सिस्टम ने इस वॉर को फ्यूल किया है। इस एक्सट्रीम डार्कनेस और साइनिसिज्म के बीच ब्रेस्ट ने एक बेटर वर्ल्ड की तलाश शुरू की। 1919 में उन्होंने इंडिपेंडेंट सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ज्वाइन की और यहाँ से उनका इंटरेस्ट मार्क्सिज्म में डेवलप होना शुरू हुआ। कार्ल मार्क्स की राइटिंग स्पेशली दास कैपिटल पढ़ने के बाद उन्हें लगा कि कम्युनिज्म ही एक ऐसी होप है जो ह्यूमैनिटी को बचा सकती है। मार्क्स का मानना था कि रिलीजन और सेंटिमेंटालिटी पुअर वर्किंग क्लास को अपने ऑपरेस स्टेटस को समझने से रोकती है। मार्क्स ने रीजन और क्लास कॉन्शियसनेस को प्रमोट किया था। इसी दौरान उनकी लाइफ में एक और मेजर इन्फ्लुएंस आया था एडविन पेस्केटर का, जो कि एक एक्टर और एक डायरेक्टर थे जो थिएटर को एक वर्किंग क्लास स्ट्रगल और पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा का एक पावरफुल टूल मानते थे। पेस्केटर अपने प्लेज में डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स, फोटोग्राफ्स और फोटो मॉन्टेज का यूज करते थे ताकि ऑडियंस करंट पॉलिटिक्स पर डिबेट कर सके। ब्रेश ने इन आइडियाज को एब्जॉर्ब किया और आगे चलकर इन्हीं टेक्निक्स को रिफाइन करके अपने फेमस एपिक थिएटर बनाया। लेकिन जर्मनी का पॉलिटिकल माहौल बिगड़ रहा था। 1933 में जब एडोल्फ हिटलर पावर में आए तो ब्रेस्ट के रेडिकल राइटिंग्स को एक थ्रेट माना गया। अपनी जान बचाने के लिए उन्हें जर्मनी छोड़कर एग्जाइल में जाना पड़ा, पहले डेनमार्क और बाद में कैलिफोर्निया यूएसए। उनकी सिटीजनशिप यानी कि नेशनैलिटी भी उनसे छीन ली गई। इंटरेस्टिंगली उनके सबसे बेहतरीन और फेमस प्लेस जैसे मदर करेज एंड हर चिल्ड्रन और द गुड पर्सन ऑफ शेजवान इसी एग्जाइल के पीरियड में लिखे गए थे। 15 साल के लंबे एग्जाइल के बाद 1948 में वो वापस जर्मनी आए। 1949 में उन्होंने अपनी वाइफ हेलेन वीगिल के साथ मिलकर बेर्लिनर असेंबल स्टैब्लिश किया जो यूरोप का सबसे प्रोग्रेसिव थिएटर बन गया। उनका कंट्रीब्यूशन मॉडर्न ड्रामा में इतना बड़ा है कि आज भी दुनिया भर में उनके प्लेस परफॉर्म किए जाते हैं। 14 अगस्त 1956 को हार्ट अटैक की वजह से उनकी डेथ हो गई, बट उनकी लेगेसी हमेशा के लिए थिएटर हिस्ट्री में इमॉर्टल हो गई। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं एपिक थिएटर के थीम्स और कैरेक्टराइजेशन को। स्पेसिफिकली हम बेर्टोल्ट ब्रेस्ट के बहुत फेमस प्ले द गुड पर्सन ऑफ शेजवान के कंटेक्स्ट में इसको समझेंगे। ब्रेस्ट के थिएटर में कैरेक्टर्स ट्रेडिशनल प्ले की तरह फ्लैट या फिर राउंड नहीं होते, बल्कि वो इवॉल्विंग होते हैं और सोशल एटीट्यूड को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो चलिए इस मास्टरपीस के थीम्स और कैरेक्टर्स का एक डिटेल्ड ब्रेकडाउन देखते हैं। सबसे पहले इस प्ले के टाइटल की बात करते हैं। ब्रेस्ट ने ये प्ले तब लिखा था जब वो यूरोप में एग्जाइल में थे और जर्मनी में फेसिज्म का शैडो बढ़ रहा था। शुरुआत में एरिक बेंटले ने इस प्ले को द गुड वुमेन ऑफ सिट्जवान ट्रांसलेट किया, लेकिन बाद में जॉन विलेट ने इसका टाइटल करेक्ट करके द गुड पर्सन ऑफ शेजवान रखा। ऐसा इसलिए क्योंकि ओरिजिनल जर्मन वर्ड मेंश का मतलब होता है पर्सन, जो जेंडर न्यूट्रल होता है और सिर्फ एक औरत तक लिमिटेड नहीं होता।
ये प्ले एक प्रेबल फॉर्म में लिखा गया है। प्रेबल का मतलब होता है एक ऐसी मॉरल स्टोरी जो हमें कोई लेसन देती है। ब्रेश ने जानबूझकर इसकी सेटिंग शेजवान चाइना में रखी है ताकि ऑडियंस में एक क्रिटिकल डिस्टेंसिंग आए, जिसे डीफेमिलराइजेशन कहते हैं। प्ले का सेंट्रल थीम और क्वेश्चन बहुत ही डीप है। क्या एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी में कोई इंसान सच में गुड रहकर सरवाइव कर सकता है? यहाँ ब्रेश ने गुड और एविल के ट्रेडिशनल बाइनरी को हटाकर गुड और नॉट गुड का एक डायलेक्टल अपोजिशन दिखाया है। कहानी की प्रोटैगनिस्ट शेंटे एक ऐसी औरत है जो गरीबी के कारण एक प्रोस्टिट्यूट बनने पर मजबूर हुई है। जब 3 गॉड्स शेजवान आते हैं एक गुड पर्सन ढूंढने, तो पूरे शहर में सिर्फ शेंटे ही उन्हें अपने घर में शेल्टर देती है। इसके बाद में गॉड्स उसे 1000 सिल्वर डॉलर्स देते हैं। इन पैसों से शेंटे एक टबैको शॉप खोलती है। वो सोसाइटी के जरूरतमंद लोगों का भला करना चाहती है। लेकिन जैसे ही उसके आसपास के लोगों को इसका पता चलता है, बहुत सारे डिस्टिट्यूट और हंग्री लोग उसकी हेल्प लेने आ जाते हैं। शेंटे रियलाइज करती है कि सबकी डिमांड्स पूरी करना इम्पॉसिबल है और उसके रिसोर्सेज बहुत तेजी से खत्म हो रहे हैं। अगर वो सबकी मदद करेगी तो वो खुद कंप्लीटली बर्बाद हो जाएगी। अपने आप को और अपने बिजनेस को बचाने के लिए शेंटे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी यूज करती है। वो एक फिक्शनल मेल कजन इन्वेंट करती है जिसका नाम है श्वेता। जबकि शेंटे बहुत सॉफ्ट हार्टेड और हेल्पफुल है, उसने श्वेता का पर्सोना बिल्कुल अपोजिट रखा है। वो रुथलेस, प्रेग्मेटिक और एफिशिएंट है। ये स्प्लिट कैरेक्टर दिखाते हैं कि एक अनइक्वल कैपिटलिस्ट सोसाइटी में सरवाइव करने के लिए एक अच्छे इंसान को मजबूरन नॉट गुड यानी कि हार्श बनना पड़ता है। इस मॉरल डिलेमा का एक बड़ा एग्जाम्पल तब सामने आता है जब शेंटे एक एस्पायरिंग एयरमैन यांग सुन से पार्क में मिलती है और उससे प्यार करने लगती है। यांग सुन को पायलट की जॉब खरीदने के लिए 500 सिल्वर डॉलर्स की जरूरत होती है। वो इसके लिए एक ऑनेस्ट वर्कर की जॉब छीनकर ब्राइब्स देने के लिए भी तैयार है। शेंटे बुरी तरह फंस जाती है कि वो अपने लवर के सपने पूरे करे या उन गरीब डिपेंडेंट्स की मदद करे जो उसके भरोसे हैं। उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए श्वेता की एजेंसी बहुत जरूरी हो जाती है। अब बात करते हैं उन 3 गॉड्स की जिन्होंने ये टेस्ट शुरू किया था। ब्रेश ने इन गॉड्स को बहुत एंथ्रोपोमॉर्फिक, एलिटिस्ट और स्लॉथफुल दिखाया है। उन्हें ग्राउंड रियलिटी और इकोनॉमिक्स का कोई आइडिया नहीं है। जब लोग भूखे मर रहे हैं, तब भी गॉड सिर्फ यही इंसिस्ट कर रहे हैं कि लोग उनके रिजिड रिलीजियस कमेंडमेंट्स को फॉलो करें। एंड में जब शेंटे ट्रायल के दौरान उनसे मदद मांगती है और चिल्लाकर कहती है कि उनकी बनाई इस दुनिया में कुछ बहुत गलत है, तो गॉड्स उसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने की बजाय एक पिंक क्लाउड पर बैठकर वापस अपने नथिंगनेस यानी कि शून्य में चले जाते हैं। ये विविडली दिखाता है कि प्रिवेलिंग रिलीजियस और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स कितने ऑब्सोलीट और यूजलेस हो गए थे उस टाइम पर। इस प्ले में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट माइनर कैरेक्टर्स भी हैं, जैसे वांग जो कि एक पुअर वाटर सेलर और शेंटे का ट्रू लॉयल फ्रेंड है। एक सीन में शूफू जो कि एक रिच बार्बर है, बिना किसी रीजन के वांग का हाथ तोड़ देता है। कोई भी वांग की हेल्प के लिए नहीं आगे आता, जो दिखाता है कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में पुअर वर्कर्स कितने डिफेंसलेस और वल्नरेबल थे। इस प्ले के एंड में एक बहुत क्लियर मैसेज है। एक फेमस कोट है जो प्ले को सम अप करता है, द वर्ल्ड इज अनफिट टू लिव इन, चेंज द वर्ल्ड। यहाँ ब्रेस्ट का मेन आर्ग्यूमेंट ये है कि इंडिविजुअल चैरिटी या फिर गुडनेस काफी नहीं है, हमें उस ऑप्रेसिव सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को रेडिकली रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा जो इंसान को अच्छा बनने से रोकता है। तो दोस्तों, अब तक हमने इस प्ले के थीम्स और कैरेक्टर्स को थोड़ा डिटेल में समझ लिया है। अब हम इसके स्ट्रक्चर को और कैसे ये प्ले प्रेजेंट किया जाता है इसको समझते हैं। नॉर्मली जब आप कोई क्लासिक प्ले पढ़ते हैं तो वो एक्ट्स और सीन्स में डिवाइडेड होता है। एक टिपिकल प्ले में एक्सपोजिशन होता है, फिर क्लाइमेक्स और लास्ट में एक नीट एंडिंग या फिर रेजोल्यूशन होता है। लेकिन एपिक थिएटर में प्ले को एक्ट्स में डिवाइड करने का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से डिस्पेंस या फिर हटा दिया गया है। ब्रेस्ट को एक नीट सिमेट्रिकल एंडिंग नहीं चाहिए थी जो ऑडियंस को एक फॉल्स सेंस ऑफ क्लोजर दे। इसके बजाय ये प्ले एक एपिसोडिक स्ट्रक्चर फॉलो करता है। द गुड पर्सन ऑफ शेजवान में टोटल 10 सीन्स और 7 इंटरल्यूड्स हैं। हर सीन अपने आप में एक एपिसोड है और नैरेटिव एक लीनियर फैशन में नहीं, बल्कि इन सीन्स के थ्रू जंप करते हुए आगे बढ़ता है। इसको एक फेमिलियर एग्जांपल से समझते हैं। जैसे नॉर्थ इंडिया में रामलीला होती है या साउथ इंडिया में तिरुकोट्टू थिएटर परफॉर्म किया जाता है, जहां ऑडियंस को पहले से पता होता है कि आज कौन सा एपिसोड दिखाया जाएगा। ऑडियंस वहां सस्पेंस के लिए नहीं बैठी, बल्कि परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करने और उस पर कमेंट करने के लिए बैठी है। ब्रेस्ट का थिएटर बिल्कुल ऐसा ही डॉक्यूमेंटेरियन अप्रोच देता है। प्ले के 10 सीन्स हमें सोसाइटी की हार्श रियलिटी के अलग अलग स्नैपशॉट्स दिखाते हैं। जैसे सीन 1 में शेंटे एक नई टबैको शॉप खोलती है और तुरंत ही होमलेस लोग उस पर टूट पड़ते हैं। सीन 2 में श्वेता की एंट्री होती है
जो इन सबको इफेक्टिवली हैंडल करता है। सीन 4 में कैपिटलिस्टिक इनजस्टिस का क्लियर व्यू मिलता है जब एक रिच बार्बर जिसका नाम शू फू है वाटर सेलर वांग पर वायलेंटली अटैक करता है और कोई विटनेस आगे नहीं आता। हर सीन में एक हेडिंग या फिर टाइटल होता है जो ऑडियंस को पहले ही बता देता है कि क्या होने वाला है, ताकि उनका फोकस एक्शन पर नहीं बल्कि अंडरलाइनिंग सोशल मैसेज पर रहे। अब आते हैं इंटरल्यूड्स पर। ये इंटरल्यूड्स नैरेटिव को इंटरप्ट करने और कमेंट ऑफर करने का काम करते हैं। ये ब्रेस्ट की सबसे फेमस टेक्निक वेरफ्रेमडुंग्स इफेक्ट का प्राइम एग्जाम्पल है। इसे पहले एलिनेशन इफेक्ट कहा जाता था, लेकिन इसका ज्यादा एक्यूरेट ट्रांसलेशन है एस्ट्रॉन्जेमेंट इफेक्ट। इसका मेन पर्पस है ऑडियंस और परफॉर्मेंस के बीच एक क्रिटिकल डिस्टेंसिंग क्रिएट करना। जैसे इन इंटरल्यूड्स में हम देखते हैं कि तीनों गॉड्स वांग को उसकी स्लीपिंग प्लेस पर, जो कि एक ब्रिज के नीचे है, मिलने आते हैं। एक बहुत ही ब्रिलियंट इंटरल्यूड वो है जहाँ शेंटे डायरेक्टली ऑडियंस के सामने स्टेज और कर्टेन के आगे खड़ी होकर श्वेत आगे मास्क और क्लोथ्स पहनती है। ऑडियंस के सामने ये ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना इल्यूजन को पूरी तरीके से तोड़ देता है और उन्हें रियलाइज करवाता है कि ये क्रॉस ड्रेसिंग सिर्फ एक परफॉर्मेंस स्ट्रैटेजी है। एपिक थिएटर में सॉन्ग का यूज भी बिल्कुल डिफरेंट होता है। यहाँ सॉन्ग किसी इमोशनल रिलीज के लिए नहीं होते। म्यूजिक म्यूजिशियंस प्ले करते हैं जो स्टेज पर क्लियरली विजिबल होते हैं, और एक्टर्स खुद ही सॉन्ग को गाते हैं, बिल्कुल एक स्ट्रीट हॉकर की तरह जो अपनी चीजें बेचने के लिए आवाज लगाता है, ना कि अपने कस्टमर्स को एंटरटेन करने के लिए। सॉन्ग एक इंटरप्टिव स्ट्रैटेजी की तरह एक्ट करते हैं जो ऑडियंस को उनकी कॉम्प्लिकेंसी से बाहर निकालते हैं। एग्जाम्पल के लिए द सॉन्ग ऑफ द स्मोक दिखाता है कि कैसे इंटेलिजेंस और हार्ड वर्क गरीबी में फंसकर धुएं की तरह उड़ जाते हैं। और सबसे स्ट्राइकिंग है द वर्कर सॉन्ग ऑफ एट्थ एलिफेंट, जो कैपिटलिज्म पर एक शार्प कमेंट है कि कैसे 7 हाथी दिन भर मेहनत करते हैं जबकि 8वां हाथी जो कि सुपरवाइजर है सिर्फ बॉस की चापलूसी करके सारे रिवॉर्ड्स को ले जाता है। इस स्टाइल को और स्ट्रांगली प्रेजेंट करने के लिए मास्क और कॉस्ट्यूम्स का यूज होता है। मास्क डिप्लॉय करने का मेन एम वही इल्यूजनेटिक इम्पैक्ट को ब्रेक करना है। कॉस्ट्यूम्स में जैसे कि क्लोथ्स लाइन पर लटके हुए ट्राउजर्स और बेड के नीचे छुपा हुआ शॉल डायरेक्टली शेनते और श्वेता के स्प्लिट या फिर डिवाइड सेल्फ को सिंबलाइज करते हैं। ये दिखाता है कि एक सोसाइटी जो इतनी अनजस्ट है वहां एक इंसान गुड रहकर इजीली सरवाइव नहीं कर सकता। और फाइनली आता है प्ले का एपिलॉग। कन्वेंशनल प्लेस में आखिर में पर्दा गिरता है और सब ठीक हो जाता है, लेकिन यहाँ कर्टेन नीचे नहीं आता। एक्टर डायरेक्टली ऑडियंस को एड्रेस करता है। वो हमें एक पैसिव कंज्यूमर से एक एक्टिव इंटरवेंशनिस्ट बनने पर मजबूर करता है। एपिलॉग में डायरेक्टली ऑडियंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट व्हाट वुड यू सजेस्ट, व्हाट इज योर आंसर, शुड मेन बी बेटर, शुड द वर्ल्ड बी चेंज्ड। ये ओपन एंडेडनेस हमसे डिमांड करती है कि हम रियल वर्ल्ड में वापस जाएं और इन प्रॉब्लम्स का सलूशन खुद ढूंढें। तो दोस्तों ये था बेर्टोल्ट ब्रेख्ट का एक मास्टरपीस द गुड पर्सन ऑफ शेजवान, जिसको कि हमने पूरी तरीके से समझ लिया है। हमने इसके स्ट्रक्चर, एपिक थिएटर, एलिनेशन इफेक्ट सब कुछ देख लिया है। ये कॉन्सेप्ट ना सिर्फ एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि लिटरेचर को समझने के लिए ये एक नया पर्सपेक्टिव भी देते हैं। उम्मीद है आपको ये प्ले और इसके प्लेराइट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपके कोई भी डाउट्स रह गए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे इंसाइटफुल वीडियोस के लिए। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।